Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो शुरुआत कैसे हुई है? जो किस्सों का संसार है जिसमें अलग अलग तरह के बिंब मिलते हैं, जहां मौतें हैं, अंधेरा है, और उसको भी इतनी खूबसूरती से आप बयां कर देते हैं कि पाठक उन्हीं में उलझ जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें की, वो भी की जिनके लायक नहीं हूँ मैं। आपने कहा कि शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत तो जैसे ही होश संभाला वैसे हो गई। शब्दों में शुरुआत थोड़ा बाद में हुई, लेकिन एहसास की दुनिया में जो एक ख़ास संवेदना किसी चीज़ की, अब वही सबसे ख़ास होती है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लेखक जो होता है वो अपने समाज का सबसे हसास फर्द होता है, द मोस्ट सेंसिटिव पर्सन ऑफ द सोसाइटी। और लेखक, ये भी मैं मानता हूँ कि लेखक बनाए नहीं जा सकते। मैनेजर्स आर बाउंड, डॉक्टर्स आर बाउंड, बट द राइटर एंड द पोइट्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। अब ये और बात कि कभी कभी वो बॉर्न होने के बावजूद जो है वो स्पाइल्ड जीनियस होके निकल जाए या कोई और रास्ता निकाल ले, लेकिन एक ख़ास संवेदना होती है। तो जिसको आप कह रहे हैं ना कि बार बार जैसे मृत्यु का रंग आप कह रहे हैं जो डार्क है या जो दुख है, तो कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि दर्शन शास्त्र से मेरी दिलचस्पी बहुत थी और मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद ही मुझे ये लगा कि इसका और दर्शन का ताल्लुक, क्योंकि जब मैंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था, तो जब मैंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जो मैटर है और ये जो एनर्जी है, इसके बीच का जो संबंध है वो बहुत दार्शनिक संबंध है। और मैटर कब एनर्जी में बदल जाएगा इसके बारे में आप कह नहीं सकते। ये बड़े आध्यात्मिक किस्म के सवाल थे जो मुझे लगे, तो मैंने वो छोड़ के और फिर दर्शन शास्त्र में एमए किया, फिर उसी को आगे बढ़ाया। फिर वहीं पे मैंने 5 साल तक दर्शन शास्त्र पढ़ाया। और मुझे ये महसूस हुआ कि साहित्य और दर्शन में फ़र्क ये है, या जो मेरी सोच है वो ये है कि दर्शन में या फिलॉसफी में जो आइडियाज़ होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, वो यूनिवर्सल आइडियाज़ होते हैं। आइडिया ऑफ द रैशनलिज्म, आइडिया ऑफ द एग्जिस्टेंशलिज्म, आइडिया ऑफ द इंटेलेक्चुअलिज्म, मतलब तरह तरह के आइडियाज़ होते हैं। यही आइडियाज़ जब इंसानी ज़िंदगी पे जुड़ जाते हैं तो ये इम्प्रेशंस की शक्ल ले लेते हैं। यानी वो जो कि सिर्फ अमूर्त विचार हैं, वो जब इंसान की ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो अमूर्त नहीं रहते। उसमें जो ह्यूमन एंगल पैदा हो जाता है, उस ह्यूमन एंगल से वो उसके ऊपर पड़ने वाले जो असरात होते हैं, वो खुशी के और गम के और दुख के, तो जाहिर है कि बुद्धा की जब मैंने फिलॉसफी पढ़ी तो बहुत अनोखी फिलॉसफी है बुद्धा की। आप बुद्धा को अगर देखेंगे, बुद्ध को, तो सारी फिलॉसफी से उस बात, वो इंडियन फिलॉसफी में भी जो 6 स्कूल हैं, जिसमें जैन भी हैं, न्याय दर्शन भी है, वैशेषिक दर्शन भी है, योगा भी है, सबसे अलग है वो बुद्ध, चूंकि वो दुख को थीसिस बना के अपनी बात आगे कर रहे हैं, तो कोई तो बात रही होगी। तो मुझे भी लगा कि शायद मेरे दिल में भी एक गड्ढा है और उस गड्ढे को मुझे दुख की मिट्टी से भरते रहना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत पहले से मतलब चली आ रही थी। और ये भी लगा मुझे कि साहित्य और दर्शन मतलब एक ही नदी के 2 किनारे हैं। अब मैं किसी एक जगह ठहर नहीं पाया, मतलब कभी दर्शन से बहता हुआ साहित्य के किनारे पे आ जाता हूँ, वो भी मेरा पूरा घर नहीं होता। कुछ वहाँ से बहता हुआ और फिर दर्शन के किनारे आ जाता हूँ, वो भी घर नहीं होता। शायद घर है नहीं कोई, मैं बहता रहता हूँ दोनों किनारों के बीच। तो मुझको ऐसे ही लगता है। खालिद साहब, आपके लेखन पर लगातार इस बात की, जब भी आपके लेखन की चर्चा होती है, अलग अलग तरह के विचार लोगों के सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो आप कहेंगे अल्पज्ञ लोग हैं, अरे ऐसा मत कहिए, वो ये मानते हैं, मुझे ये लगता है कि
कहीं न कहीं अध्यात्म, दर्शन, जीवन, मृत्यु के जो आध्यात्मिक सवाल हैं वह आपके उपन्यासों का मूल स्वर हैं। जबकि जो लोग आपको अकादमिक रूप से पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि रूसी साहित्य और जो पश्चिम का साहित्य है उनका असर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ा है। मुझे लगता है कि शायद आपकी जब जीवनी या आपकी जीवन का गाथा या आपके बारे में, करियर के बारे में जब अकादमिक चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो जिन लोगों के बारे में आपने अलग अलग साक्षात्कार दिया उनसे आपको जोड़कर देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप का अपना मानना क्या है। मैं जो सोच रहा हूं और जो दूसरे आलोचक सोच रहे हैं या जिन्होंने आपके ऊपर शोध किया है और जो काम किया है, यह दर्शन भारतीय दर्शन है या पाश्चात्य दर्शन है या दोनों का मिला जुला कहीं प्रभाव? नहीं, देखिए, पाश्चात्य दर्शन तो बिल्कुल नहीं है। मैं वेस्टर्न लेंस से नहीं देखता हूँ अपनी राइटिंग को। लेंस तो मेरे पास इंडियन है, लेकिन वो गांधी जी ने जो कहा कि भाई कमरा मेरा अपना रहेगा लेकिन खिड़कियां जरूर रखूंगा उसमें ताकि मतलब हवा आती रहे इधर उधर की। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा, कोई भी राइटर जो होता है वो बिल्कुल बंद कमरे में तो बैठ के लिख नहीं सकता। आज का दौर है, और फिर मैं साहित्य को तो मैं ये समझता हूँ कि उसका ताल्लुक तो मानवीय संवेदनाओं से है, और सारी दुनिया का, सारे विश्व का मानव एक है। अब वो उसके अलग अलग कल्चर अलग हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देश और काल में हो सकता है कि फीलिंग का या भावनाओं का जो एक्सप्रेशन होता हो, उसके इजहार का जो तरीका होता हो वो थोड़ा अलग हो। लेकिन मेरा इजहार के तरीकों से कोई लेना देना नहीं है। जो बुनियादी तौर पे मैं जानता हूँ कि इंसान को दुख होता है, वो रोता है, वो खुश होता है, वो प्रेम करता है, और वो घृणा भी करता है, और वो ईर्ष्या भी करता है। ये सारी चीजें मैंने दुनिया के सारे इंसानों में कॉमन पाई हैं, सारी जगह की शायरी में मैंने कॉमन पाई हैं। इसके लिए कोई ये नहीं कि आप ये समझें कि ये इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता। मैंने जो प्रेम का स्वरूप है वो जैसा मैंने यहाँ पाया है वैसे ही मैंने बाहर पाया है। अभी मैं पेरिस गया हुआ था, 8 दिन में मैं वहाँ रह के आया, वहाँ कुछ इंटरव्यूज हुए, मैंने वहाँ की ज़िंदगी के बारे में देखा। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मुझे तो रोमियो जूलियट जो है वो अपने हीर रांझा और सोनी महवाली की तरह नजर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कुछ है, ये बाहर छोड़िए आप, बाहर तो पर्दा है, एक वो पर्दा है, और ये जो मुखौटे लगे हुए हैं इनको तो हटाना पड़ेगा हमको। अंदर जो है वो एक ही है मानव। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपने इंडियन फिलॉसफी की बात की, तो महात्मा बुद्ध ने तो सारी दुनिया को दुख का सबक पढ़ाया है। तो मेरे यहाँ तो वो दुख की मिट्टी से सारी चीज़ें, अब ये इतना मशहूर हो गया है कि वो सारी चीज़ें मशहूर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अद्वैतवाद है, तो ये जो इल्यूजन और रियलिटी का जो फ़र्क है वो अगर आप देखेंगे तो मेरी कहानियों में बहुत है। मतलब कहाँ स्वप्न है और कहाँ भ्रम है और कहाँ वास्तविकता है, ये ब्लर्ड हो जाती हैं, ये जो सीमाएं हैं। तो ये तो पूरा, अगर हम शंकराचार्य या हम रामानुजाचार्यों को पढ़ डालें, उनका अगर हम अद्वैतवाद पढ़ डालें, और सांप और वो मतलब रस्सी का जो उनका बहुत ही मशहूर एक उनका मेटाफर है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी बात ये, अगर आप अस्तित्ववाद की बात करते हैं तो अस्तित्ववाद कोई वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है। वो वेस्टर्न फिलॉसफी तो एक वो स्कूल ऑफ थॉट की तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में पनपा, और जिससे हमने मशहूर कर दिया एल्बर कामू को, सार्थ को, मार्ले पोंती को, इन लोगों को हमने मशहूर कर दिया। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे यहाँ तो उपनिषदों में जितना ज़्यादा अस्तित्ववाद हमारे उपनिषदों में, इतना तो कहीं है ही नहीं। खासतौर से कठोपनिषद अगर आप लोग पढ़ें, ईशो उपनिषद पढ़ें अगर आप, या श्वेतशोतर उपनिषद पढ़ें, मृत्यु के बारे में लगातार सवाल हैं। बार बार वो पूछते हैं उनसे कि वो ये कैसा जीवन है जिसके वृक्ष को मृत्यु रूपी कुल्हाड़ी बार बार काट देती है और ये बार बार उगता है, बार बार काट देती है और ये बार बार उठता है, ये कौन सा वृक्ष है? इस तरह के जो प्रश्न हैं वो भारतीय दर्शन के अंदर मौजूद हैं। जो अस्तित्ववाद या योग वशिष्ठ की कहानियां अगर हम पढ़ें, वो बड़ी अद्भुत किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन इसका कोई अभी पूरा सबूत नहीं। उसमें जो समय को लेके जो बात है, कौन सा समय, हम किस समय की बात कर रहे हैं, एक वो समय जो कि मेरे मन में चल रहा है, एक वो समय जो कि बाहर चल रहा है, एक मैथमेटिकल समय है और एक स्पिरिचुअल समय है और एक ही जमीन के घूमने का समय है।
ऐसे जो सवालात हैं वहां देखिए, उससे असर लेके बोरखेज ने कहानियां लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग ये कहते हैं कि वेस्टर्न लोगों का असर है मेरे ऊपर ही नहीं और किसी पे भी, तो दरअसल उन्होंने अपना ही लिटरेचर पढ़ा नहीं होता है, इसलिए कहते हैं। अगर अपना लिटरेचर पढ़ लिया होता तो कभी नहीं कहते।